हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के सिविक्स विषय का हम टॉपिक देश के नाम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ इसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम यहाँ अपने देश के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो अपने एटलस में ईरान और ईरान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को ही इंडिया कहा गया। तो भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो दूसरा जो टॉपिक यहाँ है वह है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण ही इसे पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ होता है, से निकला है। तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? शायद मेरी समझ में यह है कि हो सकता है कि ये अधिक दिनों तक रह सकता था। कठोर पत्थरों पर लिखवाने का यही वजह रहा होगा। ऐसा करवाने की क्या क्या कठिनाई आती होगी? एक तो ये कि लिखने में, उसको छिदवाने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों
तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ पर हम कुछ चित्र को देख सकते हैं जो इस चित्र में दिखाया है, जिसमें बाएं की तरफ का जो चित्र है, यहाँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व में होता था। दाएं की तरफ जो दिखाया गया है, एक पुराना चांदी का सिक्का दिखाया गया है और इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का किस तरह से भिन्न था, आप यहाँ देख सकते हैं। ये सिक्का आज के समय के सिक्के से बिल्कुल अलग है। उसका साइज, उसका आकार, इन सब के आधार पर भी ये आज के सिक्के से बिल्कुल अलग है। तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? आगे हम देखते हैं कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत यानी रिसोर्सेस। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत के का अध्ययन करते हैं। स्रोत से के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पूर्ण निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूस की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में अन्य रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि तिथियों का क्या मतलब था। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2002 या 2021 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को सभी तिथियां ईसवी पूर्व या ईसा से पहले
या उसको जब हम इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा रहेगा BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और एक रहेगा AD जिसका मतलब है एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद और ईसा के जन्म के पहले। तो ईसा पूर्व और ईसवी के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। देखिए, इतिहास में तिथियों का बहुत महत्व होता है। तो इतिहास और तिथियां एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर अंग्रेजी में BC जो अभी हमने बताया था, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में E लिखी पाती हो। तो यह एनो डोमिनी नाम शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE का प्रयोग और BC का प्रयोग भी होता है और BCE का भी प्रयोग किया जाता है। तो CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है। BCE इसका तात्पर्य बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मिस्र के उत्तर तट रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में तथा लिपियों या यूनानी तथा मिस्री लिपि में 2 प्रकार से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर, A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयोग हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आगे का वीडियो में आप बने रहें और इसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा हमारी वीडियो में बने रहें और उसका लाभ उठाएं।